फूलचंद यादव आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिन्हें आप बार बार सुनते रहते हैं, बेटी प्रिया। बेटी प्रिया ईपीएस के मामले में बड़ी प्रखरता और प्रबलता के साथ जो इतनी तीव्रता से आपके मुद्दे को जो है प्रखरता के साथ उभारा है, लगभग ये लहर भारत के कोने कोने 25 राज्यों में पहुंच चुका है। तो हमने कहा सवालों पे सवाल आप करते रहें, मुद्दों को आप प्रबलता से उठाते रहें, कहीं उनकी बेरुखी से मन न जाए। कोई आदमी हो, आदमी के ख्याल करते रहो। जी प्रिया जी, आपको हमारी तरफ से नमस्कार है, मेरी संसद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि ईपीएस क्या है, इसकी डिमांड पूरे भारत में क्यों हो रही है? देखिए, ईपीएस के लिए लोग इतने दिनों से लड़ रहे थे और हम सब प्रशासन, सिर्फ यही जंतर मंतर के लोग ही नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत देश के लोग जो है वो वाकिफ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो लोग यहाँ ईपीएस के लिए बेसिकली लड़ने आए वो सब जानते हैं। और ईपीएस के जो लोग, आप सवाल बड़ा बढ़िया था आपका कि जो ईपीएस है क्या आखिर, मतलब क्यों ईपीएस 95 ही नाम इसका क्यों पड़ा और 96, 97 क्यों नहीं पड़ा? तो 95 में सरकार की एक पॉलिसी आती है और उसमें तमाम उसके वादे किए जाते हैं और उसके बाद से ये लड़ाई इनकी शुरू हो जाती है। अब ईपीएस जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का जो इनका फंड है, मतलब ईपीएस जिसकी डिमांड के लिए ये लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि हम ईपीएस के लिए लड़ रहे हैं, वो गलत कहते हैं। दरअसल उनको कहना ये चाहिए कि हम ईपीएस की बढ़ोतरी के लिए लड़ रहे हैं। ईपीएस की जो मांग है, जैसे आपने भी देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो वो ये कहते थे कि हमको 1200 रुपये मिल रहा है, 1300 मिल रहा है। तो मतलब ये वहाँ पर ये कंफर्म था कि ईपीएस मिल रहा है। आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग जो ये कहते हैं कि हम ईपीएस 95 के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट ना होकर के ये होना चाहिए कि हम ईपीएस 95 की बढ़ोतरी के लिए लड़ रहे हैं। और लगातार हम आप लोगों से जो है वो कहते रहते हैं। तो एक बात आप बताइए, अगर आप ये सेंटेंस को कहते हैं कि हम ईपीएस के लिए लड़ रहे हैं, तो ईपीएस की कुछ राशि जो है वो तो आपको पहले से मिल रही है, और आप ये कह रहे हैं, बेसिकली ईपीएस के लोग ये कह रहे हैं कि हमको 7500 प्लस डीए दिया जाए, यानी कि जो हमको 1000 रुपये या 1200 देती है। अब आप ये बताइए कि आपकी इस अवस्था में जब आपको दवाई पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आपको लगता है कि 1200 रुपये में आप, मतलब एक डॉक्टर के यहाँ अगर आप जाते हैं, कोई दवा कोई लिखता है, कोई भी व्यक्ति लिखता है, तो क्या वो दवा 500 से नीचे की होगी? नहीं होगी। अब अगर वो 500 से नीचे की नहीं, तो वो व्यक्ति जो 30 दिन में एक बार वहाँ चला जाता है, कोई भी डॉक्टर आजकल बैठता है, देख लीजिए 500 हो तो ले लेता है कंसल्टेशन, हाँ, दिखाने के लिए ले लेता है। जाइए, भले ही आपको कोई बीमारी ना हो। हाँ, अगर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, हाँ, पैथोलॉजी टेस्ट आ गया, तो उसमें 1,500 का टेस्ट में चले 1,500, अब मिल रहा है आपको 1200। अब अगर 1,500 वहाँ गया है, तो 1300 रुपये आप कर्जा लेकर के आएंगे किसी से? नहीं, भली बात हम जानना चाहते हैं, कई बार हमारे श्रोता भी इस बात को जानना चाहते हैं, लोग हमसे सवाल कर लेते हैं। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 जो 16 नवंबर 1995 में विधेयक बनकर के आया था, हाँ, डिमांड हुआ था कि जो है मिलना चाहिए। अब इसके बारे में सरकार आश्वासन दी। अब आप ये बता दीजिए, सरकार ये पेंशन, सरकार से लोग पेंशन क्यों मांग रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? पेंशन क्यों मांग रहे हैं? सरकार क्या की है कि इनकी जो मांगी थी सरकार से की थी, जो ईपीएफओ बेसिकली, जो वो क्या किया, इन सारे लोगों का पैसा, जैसे एक होता है कि हम आप पर विश्वास बना लें, और हमने ये सोचा कि अभी क्या है, हम आपको 1000 रुपये दे देते हैं, और महीने के एंड में या 2-4 साल बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप ज़्यादा तो नहीं देंगे हमको, लेकिन आप 1000 का 1100 दे देंगे या 1000 ही दे देंगे, चलिए 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, तो 50 भी नहीं देंगे। अब जब मेरे पास विपत्ति आ पड़ी, अब आप तो वो 1000 देने से भी मना कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे बताइए? तो हमको क्या करना? अब हम आपसे थोड़ी मांगेंगे, आपसे थोड़ी हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर चुके, हाथ पाँव जोड़ चुके कि दे दीजिए, आपने नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम किसी जो है वो गवर्नमेंट का सोर्स लेंगे, सरकार से पूछेंगे ना, हम ये कहेंगे कि भाई ये हमको नहीं दे रहे हैं और ये व्यक्ति जो है ये आपके अंडर में आता है, तो आप इनसे दिलवाइए, यही तो कहेंगे। देखिए प्रिया जी, मैं बताऊं, ईपीएफ 95 में जो है एक जो है विधेयक लाया दिया गया था कि लोगों का जीवन जो है सरल और सरल ढंग से बीते। सरकार का कार्य होता है उदारकारी नीतियाँ बना करके जनहित लोक कल्याणकारी नीतियाँ बनाए ताकि देश की जनता का कल्याण हो। जब ये लोग किसी प्रतिष्ठान में एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे तो उसकी शर्त रहती थी कि आपको 20 साल नौकरी करना है, 30 साल नौकरी करना है,
40 साल 50 साल अर्थात 58 उतने दिन बाद आप रिटायर हो जाएंगे। उस बीच में ना लोगों को एक लिखित सिस्टम दिया गया था कि आप जो नौकरी कर रहे हैं पूरी तनख्वाह आपकी मान लीजिए 15,000 है, एक उदाहरण मान के 15,000 एक महीने पे आपको नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे। ऐसा होता था। अब लोग करते हैं, ये हमारे घर परिवार समाज में हर जगह लोग नौकरी पेशा से अपने जीवन का यापन करते हैं। मतलब 471 रुपये 573 रुपये इतने पैसे काटते गए। एक साल में कितना हो गया, 2 साल में कितना हो गया, 20-20 साल लोग कंट्रीब्यूट किए। अब उसी पैसे को अगर ये लोग इकट्ठा पा जाते तो इनके जीवन में सरलता आ जाती। बिल्कुल। अच्छा, कल हमने एक कमेंट पढ़ा जी। उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मेरठ से हूँ, हाँ, और मेरठ से यहाँ आने के लिए इस ठंडी में, हमने कई बार कहा है, आपने भी सुना होगा कमेंट में, जी। हम कहते रहते हैं कि भाई अगर आप वहाँ से नहीं आ सकते हैं तो आप फिजिकली यहाँ पर अपना जो है सहयोग ना दे करके माइंडली दीजिए। कभी ये मत कहिए ना बगल वाले को कि भाई हम कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अशोक जैसे लोग जो हैं और बीरेंद्र सर जैसे लोग जो हैं वो लगातार लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई सरकार से कर रहे हैं, लड़ाई PFO से कर रहे हैं, जो फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं आने के लिए। अब आप ये बताइए कि जिसके पास पैसा, बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि हम उनकी बात उठा सकते हैं, हम उनकी बात जो दरख्वास्त जो सरकार तक लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी जेब से उनको उतना पैसा नहीं दे सकते ना। कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है ना, तो कहाँ से वो व्यक्ति काम करेगा। और रही बात यहाँ पर आने की, धरना देना, एक लोगों का और सवाल था, शायद आपने भी देखा होगा कि पिछली बार हम यहाँ पर आए हैं, फिर हम आएंगे, क्या होगा। देखिए प्रिया जी, मैं आपको बताऊं कि जब आदमी 50 साल का हो जाता है तो मान लो उसके पास लड़का है या लड़की, सामान्य भाषा में आप समझ, तो एक तो इधर तन में छीलता आ गई, वृद्ध हो गया, हाँ, काम भी नहीं कर सकता, आदमी का क्षमता कम हो गई, जहाँ से उसे 4 पैसे मिलते थे वहाँ से उसका छूट गया, वो भी डूब गया है, वो डूब गया है। अब वो विवश पड़ जाता है। उसी बीच में उसके बच्चे जो होते हैं, बच्चे होते हैं ना, उनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। उनको निर्वाहन करने के लिए ना जो बड़ा होता है ना, जैसे संसद में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, इस तरह मंत्री होते हैं ना, वैसे परिवार में भी जाहिर सी बात होते हैं कि कोई रक्षा बजट को देखता है, कोई कृषि को देखता है, कोई परिवार संचालन, ऐसे होता है। अब ये सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। आय का कोई संसाधन है नहीं, सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना वो घूम रहा है कि हर महीने अपने पैसे कटवाया है। अगर संपूर्ण पैसे उसके जोड़े जाए तो एक आदमी के 20-20 लाख रुपए अच्छा, आता है। ये उनके घर वाले जो आप कह रहे हैं कि जैसे अगर आपका परिवार बड़ा होगा तो बजट भी आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अभी देख लीजिए, पार्लियामेंट जब छोटा था तो बजट छोटे में काम चल रहा है, अब बड़े लोग हुए तो सीटें बढ़ाई गई तो उसके लिए बजट भी बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपके घर में आप अकेले हस्बैंड वाइफ थे तो आपका चल रहा था, बेटा हुआ, बेटे के बाद उनके बच्चे हुए, पोते हुए, तो तमाम लोग जो हुए, तो वो पता है आपको, वो टोन भी मारते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये कहा कि हमारे बेटे खुद हमको कहते हैं, हमने तो मतलब हम सुन के परेशान हो गए। उन्होंने ये कहा ना कि हमारे बेटे कहते हैं कि तुमने इतना पैसा कटवा दिया, आया कहाँ, घर से निकल जाओ, खाना नहीं, ये स्थिति है। और हमसे अच्छा तो आप समझते होंगे इन सारी चीज़ें। देखिए एक बात और सुनने में आती है, ये बातें सुनने में तो आता है ना, जब आदमी कमा रहा था, मान लो उसको 15,000 20,000 मिलता था, अब वो यहाँ ड्यूटी कर रहा है दिल्ली में, रहने वाला वो कहीं दूसरी जगह का, पैसे घर में भेज रहा है। इधर सहारा इंडिया और PSL के जो दलाल लगे रहते थे, एजेंट, उनकी बीवी और बच्चों को पढ़ा करके कहते थे इसमें इतना पैसा जमा कर लो, तुम्हारा इतना हो जाएगा, 2 साल में 4 गुना, 5 साल में हो जाएगा। उस दौर में उनके साथ ये ठगी हुई। इधर EPF के नाम पे कटा, EPS के नाम पे कटा, EPO ऑफिस में जमा हो गया। इधर जो बचा के पैसा अपने घर में बेचा वो आदमी, उसके भी बच्चों ने सहारा में जमा कर दिया, PSL में जमा कर दिया। सहारा को हम अभी किनारे छोड़ते हैं। हाँ, और सुनिए तो मतलब ठगा जो वर्तमान समय में कमा रहा था, 25-30 साल की उम्र में अपना जीवन देख रहा था, खर्चा परिवार को देख रहा था, 2 पैसे बचाकर कहीं और लगा दिए, वो भी पैसा डूब गया। इधर जो काट करके कंट्रीब्यूट किया गया, पैसा किए थे ना, 400, 500, 700, 1250 बिल किया गया है, ये भी पैसा डूब गया। तो एक दिन हमने कहा था ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी, बिना पैसे का आदमी की गर्मियाँ भी खत्म होती है ना। देखिए गाँव में, समाज में उन्हीं सम्मान होता है जिनके पास 4 पैसे हैं। आज लोग अपने इस पैसे के लिए लड़ते लड़ते, आप बताइए कितने दिन हो गया। अब प्रखरता से न कोई TV चैनल वाले, न कोई मीडिया वाले कभी
आवाज़ नहीं उठा है। इस समय जो आवाज़ उठी है आपके द्वारा मिनी संसद दबंग दिल्ली के द्वारा ना, तो पूरे भारत में गूंजी गई। इसका प्रूफ ये मिलता है, रोज़ शाम को आपको 4000 10,000 लोग देखते हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि इस बार का जो 9वें साल का 8 साल तो बीत गया, 9वें साल का आंदोलन 30 जनवरी से आरंभ हो रहा है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से, ये कैसे होने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात हुई है और जो मेन लीडर होंगे उनसे जहाँ तक मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इससे पहले की अगर हम बात करें अगर 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2023 तक, तो जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर आई थी और उसको देख करके यहाँ पर किस तरीके से लोग बैठे हुए थे, उनको डिटेन करने की कोशिश की गई, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे, उन तमाम घटनाओं को अगर आप ध्यान देंगे, तो जो बीता वो बड़ा दुखद था। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी बुजुर्ग के साथ बेसिकली पुलिस को जो है वो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप माइंड में अगर रखेंगे। हमने एक चीज़ और देखी, बर्बरता पुलिस की। कभी कभी ना पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी को लेकर के बेसिकली बंध जाती है। और बंद इसलिए जाती है ना क्योंकि हमने 2-4 सीनियर जो पुलिस के अधिकारी थे वो खड़े थे, तो हमने उनसे ये कहा ना कि इनको डिटेन करेंगे क्या इनको यहाँ से हटा देंगे, लाठी मारेंगे? उन्होंने कहा, बड़े नरम शब्दों में उन्होंने कहा देखिए हमारी तो ड्यूटी है, हम क्या करें, हमको मजबूरी में ये करना पड़ता। तो वो लोग, और उसके बाद वहाँ परमिशन नहीं मिली तो वो लोग वहाँ सड़क पर बैठे हुए थे। हम वहाँ पर भी जाके बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि कैसे, मतलब जब हमको परमिशन ही नहीं है तो हम अंदर कैसे चले जाए? तो ये जो सरकार की पॉलिसी है, बेसिकली सरकार की जो पॉलिसी, ये बर्बरता करवाती है, कोई करता नहीं, करवाती कैसे है? वहाँ से एक ऑर्डर आ गया और ऑर्डर में ये कह दिया गया कि इस बैरिकेड से लेकर इस बैरिकेड तक कोई अंदर परिंदा पर नहीं मारेगा। तो इनकी मजबूरी है यहाँ पर ये नहीं मारने देते। अगर ये यहाँ पर मारने देते तो फिर आगे ये रिपोर्ट क्या करेंगे? तो इनको वहाँ रोका गया, EPS 95 वालों को। इसके बाद बहुत इन्होंने हाथ पाँव जुड़ा, जितने भी थाने गए वहाँ पर जितने भी सीनियर लोग थे उनसे बातचीत की, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर इन्होंने अपना जो है जमावड़ा बैठाया और सब लोग बैठे। अब रही बात थी कि 30 से जब स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा। तो ये 30 से और 25 दिन तक जो भी स्टार्ट करने की एक क्रमिक अनशन है। तो पहले उत्तराखंड है, उसके बाद ऐसे एक एक करके राज्य है। तो जो राज्य के लोग होंगे, अच्छा ये चीज़ बड़ा बढ़िया है कि उत्तराखंड का अगर कहा गया है तो सिर्फ उत्तराखंड के लोग आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के यहाँ आप आना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। देखिए, इतनी प्रखरता से इतनी आवाज़ विगत 8 सालों में नहीं उठी, जितना ये एक महीने 30 दिसंबर के बाद उठना शुरू हुआ है। 15 दिन पूरे भारत में इस आंदोलन की जानकारी खबर हो चुकी है। 30 तारीख के भारी संख्या में लोग जो है उत्तराखंड से लोग पहुँच रहे हैं। और सरकार की उदासीनता देखिए, आश्वासन भी मिलता है, बहुत बढ़िया ढंग से मिलता है कि विश्वास दिला करके विष दे दिया जाए। आश्वासन पे जरा कुछ कहना चाहिए। सुनिए तो, लूट लिया कैकेयी नार ने, गौर करना, लूट लिया कैकेयी नार ने दशरथ का जीवन लूट लूट लिया कोई व्यभिचारी ने नारी क्या तन मन लूट लिया इस ऐसी सरकार ने EPS वालों का सब धन लूट लिया। बिल्कुल लूट लिया सब। कहाँ उनके पास कुछ है? कोई जो यहाँ बाहर बैठते हैं उनके पास ये नहीं है ना, वो आते हैं गुरुद्वारे में रुकते हैं। अब सोचिए वो जो वहाँ से तमिलनाडु से आए वो गुरुद्वारे में रुकेगा, कहाँ रहेगा? कुछ नहीं आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? कैसे आप जो है अपनी संघर्ष की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप? कुछ सोचिए उन तमाम चीज़ों को। और जब आश्वासन पे एक शब्द हम कहना चाहेंगे, लगातार इतने दिनों से आश्वासन मिल रहा है। और कई बार हमने अशोक जी से पूछा, कई बार हमने वीरेंद्र से पूछा, वीरेंद्र सर से, कई बार बहुत लोगों से हमने पूछा कि ये जो आश्वासन का सिलसिला है ये आखिर कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नए साल की पहले की हम बात आपको बताऊँ, उन्होंने कहा नया साल आने वाला है और हम उम्मीद करेंगे कि हमको कोई नया आश्वासन ना मिले। फिर एक नया आश्वासन मिला, फिर जो है वो मिनिस्टर बैठे और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को बड़ी प्रखरता से उठा रहे हैं, आपकी बात जो है 90% काम हो गया है। उसके बाद वहाँ लास्ट डे भी 12 तारीख को EPFO में भी यही हुआ, उन्होंने कहा 90% आपका काम हो गया। 10%, अरे भाई 1% पे तख्ता पलट जाता है लोगों का, आप अभी 10% की बात कर रहे हैं। वो बहुत कहेंगे कि बड़ी पीड़ा है इस देश में और लोगों की दिल में भी पीड़ा होनी चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं वो इतने दिनों से यहाँ इतने दिनों से लड़ रहे हैं और आप उनको आश्वासन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को।
लेकिन सरकार जो पूरी तरीके से बैठी हुई है और कुंडली मार के हम तो कहेंगे बैठी हुई है, और कुंडली EPS 95 की बढ़ोतरी वाले पैसों पर मार के बैठी हुई है। वो किसी तरीके से ये नहीं छोड़ रही है कि वो जो उसका घेरा है कुंडली मारने का, अजगर जानते हैं ना, अजगर कुंडली मार कर जब बैठ जाता है तो वो हटना नहीं चाहता उस जगह से। तो ये जो सरकार है ये इसलिए बैठ गई है ना कि हम हटेंगे नहीं यहाँ से। पैसे पे आपकी कुंडली मारे हुए हैं, अब सोचिए आप क्या करेंगे, आप ही का पैसा है, कोई छीन करके बैठ गया है, पूरा कब्जा रख लिया है, बताइए क्या करेंगे। देखिए ये जो मैं बताऊं ये मामूली रकम की बात नहीं है। इनकी संख्या कितने है सुन करके आप आश्चर्य हो जाएंगे। जो EPS की डिमांड करने वाले लोग हैं ना उनकी संख्या जो है 75,000 या 75 लाख है। 75 लाख है। 75 लाख है। और डेली एक चीज़ और, डेली 200-300 लोग मर रहे हैं। डेली 200-300 लोग मर रहे हैं। अब हमारे जो है प्रधानमंत्री जी बड़ा गौरवशाली, बड़े अच्छे माने गए। 10 साल कार्यकाल बड़ा अच्छा मान के चलता हूँ कि राममय हो रहा है भारत, हाँ। राम राज जा रहा है। भगवादारी लेकिन वही हो रहा है। हाँ, यहीं पर कमांडर साहब ने कहा है क्या राम राज में अशोक राव जी जो कमांडर साहब जी, हाँ, हमसे भी उन्होंने आपसे कहा। बात हुई है क्या राम राज में कोई भूखा रहता है? अगर तन की क्षीणता आ रही है, मन में दुर्बलता आ रही है, तो क्या भौतिक आधार इनका होगा जीवन का? हो सकता है कि 5 साल और आश्वासन दे, तारीख दे दे, तो सारे EPS वाले बेचारे वैसे खत्म हो जाएंगे। क्या करेंगे आप क्या बताइए। जब वो 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है भगवान की, जब भगवान आएंगे तो भगवान ये थोड़ी चाहते हैं कि हम आए हमारे घर में कोई ऐसा बैठा रहे। हम आए, आप सोचिए, आप घर में आते हैं या आपके घर में कोई मेहमान जाता है तो आप सोचेंगे उस मेहमान को वैसे सुना दें। कोई बुजुर्ग कहते नहीं है, बड़े हमारे जो बड़े हैं वो ये सिखाते हैं कि कभी भी आप अपने घर में 2 लोगों को दुखी मत करिए। एक तो वो छोटे से बच्चे को जिसकी उम्मीद सब कुछ है, और एक उस बुजुर्ग को जिसकी उम्मीद भी आप सब कुछ है, आप ही हैं उसके लिए। तो यहाँ पर तो यही हो रहा है। यहाँ पर बुजुर्गों को इस तरीके से जो है वो जैसे एक नदी होती है, नदी से अगर आप देखेंगे ना तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मछुआरा आता है और उसको ऐसे किनारे लगा देता है, ऐसे पानी से बहाव मार मार के किनारे। तो यहाँ पर भी उनको किनारे ही लगाया जा रहा है। और कभी कभी जब चुनाव आता है तो ऐसे हाथ में अक्षत लिया जाता है और कहते हैं कि अगर आपके पास मुट्ठी भर चावल है और अगर आपको बोना है तो हमारे उधर बीघा होता है तो 2-3 बीघे में उसको बो सकते हैं। एक वहाँ डाल दीजिए, वहाँ डाल दीजिए, वहाँ डाल दीजिए, ठीक। तो ये क्या करती है, एक मुट्ठी चावल लेती है और सब पे इतना तेज मारती है कि एक यहाँ, एक 100 मीटर दूर, तो 500 मीटर दूर यहाँ पर कहेंगे एक राज्य में यहाँ देती है, 2 राज्य में वहाँ, एक राज्य छोड़ के। तो ये 2 राज्य के बीच के लोग हैं, ये सोचते हैं कि कभी ना कभी तो हमको भी मिलेगा, लड़ते रहिए, वोट देते रहते। देखिए आप बड़े अच्छे प्रखर वक्ता नहीं है कि अभी आपने शब्द लाया अक्षत। सरकार का काम होता है अक्षत बांटना है या पेंशन बांटना है या नौकरी बांटना है, आप बताइए सरकार का। देखिए सरकार जो है, सरकार इसमें अक्षत घर घर पहुंचाया जा रहा है कि आप आइए अयोध्या। हाँ। सरकार का काम ये तो नहीं होता कि अक्षत बांटे, वो नौकरी बांटे। नाम न लूँ, किसी प्रदेश में नौकरी बांटी जा रही है। हाँ। नहीं, नौकरी भी तब, हम आपको एक चीज बता दें, नौकरी भी तभी बांटी जाती है ना चुनाव आने वाला होता है। चुनाव आने, अभी जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई सरकार जो है किसी को कुर्सी मिल गई, हाँ। अब 6 महीने तक आप बता दीजिए कोई नौकरी की वैकेंसी निकली, और अभी चुनाव 6 महीने है, कम से कम 6 महीने है। हर कोई एक ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ कहीं हमने, इवन हम तो खुद देख रहे हैं किसी राज्य में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज कल 16 तारीख थी, कल ही लास्ट डेट था, हालांकि आप सब जानते ही होंगे। किसी राज्य में फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी में जो है फिजिकल हुए जा रहे हैं, दिल्ली में खुद वैकेंसी निकल रही है। मतलब हर जगह जो है ये अच्छी तो कहेंगे ना इसको, हर जगह छिड़क रही है। इसलिए छिड़क रही है ना, जैसे आपके घर का कोई बेटा और आप जैसे आपके राज्य के 4-5 लड़के, आपके गांव का एक लड़का कोई हो गया, मान लीजिए किसी सर्विस में हो गया, तो अब ये सोचेंगे ना ये तो सरकार बड़ी अच्छी है, वैकेंसी तो निकाल रही है ना। तो वो वैकेंसी आप किनारे अगर करेंगे और यहाँ पर आएंगे लोगों के बीच, तो जिसका पिता दुखी होगा, क्या उसके घर वाले वोट देंगे सरकार? क्या उसके घर वाले वो ये जिसके बुजुर्ग यहाँ आकर जंतर मंतर पर अपना पाँव रगड़ते हैं, अपना माथा यहाँ रगड़ते हैं, क्या वो सुखी? क्या करें? लेकिन हो सकता है बात हमारे यहाँ की काफ़ी लंबी हो जाए। एक बात बताइए, 30 तारीख को बहुत बड़ा कमी कंसल आंदोलन होने चल रहा है। हमारा ख्याल है लोग उत्तराखंड से नहीं, भारत के कोने कोने से भी आ जाएंगे। अब आप बताइए, EPS का जो आंदोलन करने वाले हैं वो बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों से कमज़ोर हैं। उनको क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? बात को खत्म कर दें। हाँ, उसकी बात
देखिए हम जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए बैठे हैं और इसके लिए आप बेफिक्र होइए कि यहाँ पर कोई है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप 30 तारीख को यहाँ पर आइए और जब 30 तारीख से एक एग्जाम्पल लीजिए, आप 10 बजे से आपका क्रमिक अनशन शुरुआत हो रही है, तो कोशिश करिए कि अगर आपके रहने खाने की व्यवस्था हो तो 29 तारीख को आप आ जाइए। अगर नहीं है तो फिर ये कोशिश करिए, चूँकि ठंडी चल रही है और ट्रेनें जो हैं वो बहुत लेट हैं, तो आप यहाँ पर आइए, लोगों से कनेक्ट होइए, अपनी लड़ाई जो है लड़िए, क्रमिक अनशन में बैठिए। और सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, बहुत सारे राज्य के लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आएंगे, अगर लड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हम जो है अपने इस इतिहास का हिस्सा है। बाकी बात जो है थोड़ी लंबी हो रही है, फुलचंद जी बताएंगे और उसके बाद उस बात को जो हम समाप्ति की तरफ देते हैं। तो आपको ये भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। बात ज़्यादा लंबी होगी, हो सकता है कल की मुलाकात फिर हो आप सबसे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि बात काफ़ी दिनों से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, बराबर रोज सुनते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट करते हैं। तो हम आपको 30 तारीख को यहीं पर हम भी मिलेंगे, प्रिया जी भी मिलेंगे। अब आप हमें अनुमति दीजिए, हो सकता है कल फिर मुलाकात हो। जय हिंद, जय भारत, जय मिनिस्टर। और आज जब मेरे हाथ में माइक नहीं है तो आप उन तमाम बुजुर्गों को मेरा नमस्कार।